इडियट शब्द का उपयोग किया और साथ ही देखिए, ये स्क्रिप्ट मुझे लगता है राहुल गांधी के यहाँ से आती है। अभी 3 दिन पहले उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को गाली दी। आज महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं, उनके लिए दरिद्र शब्द का प्रयोग करते हैं। सबकाल जी, कान खोल के सुन लो, हम हैं दरिद्र, हम गरीब लोग हैं, हम देश के आम लोग हैं। हम हमारे माता पिता, दादा दादा, नाना नानी के नाम के कारण यहाँ नहीं बैठे हैं, 140 करोड़ लोगों के आशीर्वाद के कारण यहाँ तक पहुंचे हैं। आपके बोल आपके हैं, पर स्क्रिप्ट राहुल गांधी का है। 3 दिन पहले उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, उससे पहले राहुल गांधी जब प्रधानमंत्री के लिए गाली गलौच अपशब्द का प्रयोग करते हैं, गृह मंत्री के लिए अपशब्द का प्रयोग करते हैं। आप जितना चाहे गाली दे दो, ये वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति का मॉडल ध्वस्त हो चुका है। भारत का युवा आपको कभी स्वीकार नहीं करेगा। और भारत की सभ्यता में गालीबाज व्यक्ति वो होता है जिसके पास कहने को कुछ नहीं होता। तो आपके नेताओं के पास ना कुछ कहने को, ना आपके पास कुछ कहने को। आप गालियां दिलवाते जाओ, देश के लोगों का आशीर्वाद हमें और ज्यादा मिलता जाएगा। और जो पाप आप गालियां देके कर रहे हो, उस पाप का दंड देश के लोग आपको, जो ऑल टाइम लो है ना 42, उससे कम लाके देंगे। में नेतृत्व बदलाव को लेकर चर्चा बनी हुई है और कांग्रेस एक बार फिर से कर्नाटक में नेतृत्व बदल को लेकर लगातार बैठकें कर रही है। अटकलों के बीच कई कांग्रेस में वहां पर पहले दिन से म्यूजिकल चेयर चल रही है। वहां सिर्फ एक ही काम होता है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया अपने 50 एमएलए को दिल्ली भेजते हैं। जैसे ही वो बैंगलोर पहुंचते हैं, उसी रिटर्न फ्लाइट से शिव कुमार अपने 50 एमएलए को दिल्ली भेज देता है। जैसे ही वो पहुंचते हैं, फिर खड़गे साहब अपने 50 एमएलए को लेकर अपने खुद के पास बुला लेते हैं। तो यहां तो ये समस्या हो गई कि बैट्समैन भी है, बॉलर भी है, और एम्पायर कह रहा है कि मैं भी खेलना चाहता हूं। क्योंकि ये शिव कुमार और सिद्धारमैया खड़गे साहब के पास जाते हैं, खड़गे साहब कहते हैं इन दोनों को हटाओ, मुझे बना दो। तो इन सब का प्रभाव ये पड़ा कि जो कर्नाटक भारत के विकास का इंजन हुआ करता था, वो आज वहां पर एक ही चीज हो रही है, जमकर भ्रष्टाचार, और वहां कुछ नहीं हो रहा। जो कर्नाटक भारत की आईटी का एक मेन लीडर हुआ करता था, उस आईटी के लीडरशिप को कांग्रेस की सरकार ने ध्वस्त कर दिया, अपने कुशासन के कारण, अपने नो डेवलपमेंट के एजेंडा के कारण, अपने करप्शन के एजेंडा के कारण। आने वाले समय में 1-1.5 साल और ये ड्रामे कर सकते हैं। उसके बाद जिस तरह देश के अन्य राज्यों से, उत्तर प्रदेश से लेके बिहार तक और बंगाल से लेके असम तक कांग्रेस साफ हुई, वैसे परमानेंटली कर्नाटक से भी कांग्रेस साफ हो जाएगी। फिर कांग्रेस अर्जुन खड़गे ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि जब कच्चे तेल की कीमतें कम थी तब जनता को राहत नहीं दी गई, और साथ ही कहा कि 2014 में पेट्रोल और डीजल की कीमत, तो कच्चे तेल की कीमतें कम थी खड़गे साहब, जब कांग्रेस की 4 राज्यों में सरकार है ना, वहां पे स्टेट ड्यूटी क्यों नहीं घटाई जाती? एक उदाहरण प्रस्तुत क्यों? सबसे ज्यादा देश में अगर कोई जहां पे पेट्रोल डीजल पे टैक्स लगता है तो उसमें कर्नाटक राज्य शामिल है। जिन राज्यों में सबसे ज्यादा लगता है, जिसमें हिमाचल प्रदेश राज्य शामिल है, जिसमें तेलंगाना शामिल है, तो आप क्यों नहीं उदाहरण प्रस्तुत करते? और रही बात कच्चे तेल की कीमतों में, पिछले 2 महीनों में 50% का जंप आया। दुनिया भर के देशों ने, अमेरिका से लेकर चीन तक और जर्मनी से लेकर जापान तक, ऑन एन एवरेज 25% पेट्रोल डीजल की प्राइस में वृद्धि करी। भारत में आज भी वह वृद्धि 7-7.5% के बीच में है। 25% दुनिया के देशों ने एवरेज वृद्धि की। डेवलप्ड नेशंस की बात कर रहा हूं, कई देशों ने तो डबल करे, 80% वृद्धि करी। भारत ने 7-7.5% के बीच वृद्धि करी। और सवाल पूछने से पहले एक एग्जाम्पल तो दीजिए, क्यों वहां पे लूट मचाई हुई है? जिन राज्यों में स्टेट वैट सबसे ज्यादा लगता है, उसमें कांग्रेस शासित राज्य सब शामिल है। तो वहां पे स्टेट वैट क्यों नहीं कम करते खड़गे साहब? यहां पे आके बयान देते हैं और वहां पे कथनी कुछ और करनी कुछ। आपदा के समय अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास मत करिए।
आज देश में जो जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनके कारण देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ रहा है और आप यहां पे राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। देश के लोग इस छोटी और ओछी राजनीति को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यकाल के आज 12 साल पूरे हो गए हैं, किस तरीके से देखते हैं 12 साल? देखिए, इसके लिए एक ही शब्द है, 12 साल बेमिसाल। जीएसटी से लेकर मुद्रा स्कीम्स तक और जनधन खातों से लेकर यूपीआई तक ऐसे ऐसे काम 12 साल में हुए हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। पिछले 12 सालों में 28 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। 58 करोड़ लोगों के पहली बार नए बैंक खाते खुलवाए गए, जिसमें आज 3 लाख करोड़ रुपए का डिपॉजिट पड़ा हुआ है। 52 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन के तहत लोन दिया गया, जिसमें टोटल लगभग 40 लाख करोड़ रुपए का डिसबर्समेंट हुआ। जो बरसों बरस तक जीएसटी लंबित था उसको रोल आउट करके स्मूदन किया गया। उस जीएसटी का नया 2.0 वर्जन भी लॉन्च किया गया। जिस यूपीआई पे कांग्रेस के वित्त मंत्री हंसते थे कि सब्जी वाला थोड़ी लेगा, आज 30 से ज्यादा देश यूपीआई को स्वीकार करते। एक बहुत स्ट्रांग भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना। पिछले 12 साल में देश ने 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न बनाए। पिछले 12 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर में जबरदस्त स्पेंडिंग हुई। आज भारत वंदे भारत और बुलेट ट्रेन की नई खेप लेकर देश में आ रहा है। रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ, नए रेल नेटवर्क्स बने। जो राज्य डायरेक्ट रेल नेटवर्क से नहीं जुड़े हुए थे उनको जोड़ने का काम किया। पिछले 12 साल में हर घर में, हर नल में जल पहुंचाने का काम किया, हर घर में नल पहुंचाने का काम किया। पिछले 12 साल में हिंदुस्तान के हर घर में, आजादी के 60-65 साल होने के बावजूद देश में बड़े तबके में बिजली की पहुंच नहीं थी। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन के लक्ष्य को हासिल किया। तो इसलिए एक ही बात है कि पिछले 12 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की इकोनॉमी को दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनाया। आज भी हम दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। इतने जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट के बावजूद भारत की जीडीपी 7% से ग्रो कर रही है। इन्फ्लेशन नंबर 4% से कम है। ये पिछले 12 साल का अचीवमेंट है। इसके लिए एक ही शब्द है, 12 साल बेमिसाल। थैंक यू सो मच सर।